या आप ऑप्रेसर हो सकते हैं या ऑप्रेस्ड, यानी या आप शोषक हो सकते हैं या शोषित। आप दोनों कार्ड कैसे खेलते हैं? जैसे चूँकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और हमें तो सब बचपन से ही बताया गया कि महाराष्ट्र मतलब मराठा, महाराष्ट्र मतलब शिवाजी, मराठा शासक, और आज वही मराठा रिज़र्वेशन माँग रहा है और उसको रिज़र्वेशन देने के लिए 50% की जो एक लिमिट है वो तोड़ी जानी। तो हाउ डू यू सी दैट? ये तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूं, मैं भारतवर्ष से हूं। हाँ, ये ठीक है कि भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र में रहता हूं और शिवाजी महाराज की जो विरासत है उस पर तो जितना गर्व करे कम है। और शिवाजी महाराज की विरासत भी मात्र महाराष्ट्र के लिए नहीं है। शिवाजी महाराज की सोच, उन्होंने मराठाओं को जिस काम पे लगाया वो भी था कि पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ो। आज भी वही विरासत आगे चलनी चाहिए। उसी को लेके अनुपम जी अभी शायद एक दुखद अंगुली निर्देश कर रहे हैं कि जाति के मतलब से जो मराठा है उनकी अभी मांग है कि हमें भी पिछड़ा वर्ग कहते हुए रिजर्वेशन दे दो। तो जहां मैंने बात शुरू की थी कि हर वर्ग की अब होड़ सी लगी है कि हमें भी पिछड़ा डिक्लेयर कर दो। इसमें अब और एक दो मुद्दे में और थोड़ा क्लियर रूप से बताना चाहता हूँ। ये जो संज्ञा है मराठा, ये बहुत व्यापक संज्ञा है। एक्चुअली ये संज्ञा मात्र किसी एक जाति की तरफ नहीं इशारा करती है। आप हमारा राष्ट्रगीत भी देख लो जो गुरुदेव टैगोर जी ने लिखा, उसमें भी वर्णन है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। मराठा कंट्री, मराठा टेरिटरी, डेक्कन, ये जो जाति का अर्थ है उसमें है ही नहीं। आपको मैं एक शिवाजी महाराज के समकालीन, जिनसे शिवाजी महाराज का रिश्ता बहुत ही गहरा था, ऐसे महान संत समर्थ रामदास, उनकी भी एक पंक्ति ओरिजिनल पहले मराठी में बताता हूँ। यह उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को लिखा हुआ एक पत्र है। उसकी पंक्ति है, मराठा तितुका मेळ व्हावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा जिकडे तिकडे। इज टेलिंग छत्रपति कि आपका काम क्या है? यूनाइट मराठा, यूनाइट ऑल दोज आर मराठाज एंड इंक्रीज एंड एक्सपांड, ही कॉल्स इट महाराष्ट्र धर्म। आधुनिक समय में भी बड़े से बड़े इतिहासकारों में, वहाँ इतिहासाचार्य राजवाड़े जी से लेकर के दिल्ली का शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है, और कल मिन्नासी ने जिनका उल्लेख किया गो सर सरदेसाई जी तक, और अभी भी है। यहाँ आने से कुछ दिन पहले एक बहुत ही महान इतिहासकार थोड़े अचानक से चल बसे, जो मेरे गहरे मित्र थे। मैं नहीं कह सकता कि उस दुख से अभी मैं भी संवर चुका हूँ। वो थे गजानन राव मेहेंदळे जी। उन्होंने शिवाजी महाराज का इतिहास अंग्रेजी में लिखा है। मैं कह रहा हूँ मराठा ये संज्ञा जो है बहुत ही व्यापक है। उसको जो जातिगत मतलब दिया जा रहा है, यही एक बड़े दुख की बात है। अभी जो बात पूरी करूंगा पहले चर्चा सुनने के बाद, और एक दो मुद्दे में थोड़े में कह रहा हूं। एक मुझे बहुत ही वेदना के साथ कहना है, हमें जो समस्या सुलझानी है, पहले तो उसको नजर से नजर मिला के सत्य को पहचानना पड़ेगा। तो अगर हमारे ही जो बांधव हैं उन पर कहीं अन्याय हुआ, उनको वंचित अगर रखा गया, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि न्याय की स्थापना की जाए। अब जो शत्रु है हमारा, अंग्रेजों का यहाँ उल्लेख हो रहा है, उन्होंने ये देख लिया कि इनको तोड़ने का ये अच्छा साधन है, तो इन्होंने जात पात पे भारतवर्ष को तोड़ने की और भी कोशिश की। मुझे लगता है सभी सवालों जवाबों की दिशा रहेगी कि हम ये सब जात पात अब ये विसर्जित करके
एक रस जिसे कि बहुत ही बेहतरीन शब्द है समरसता, समरस, समाज कैसे निर्माण हो, मेरिट का संगोपन किस तरह से हो। और अगर अभी चर्चा आरक्षण की नीति पे हो रही है तो आने वाले समय में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किस तरह के बदल किए जाए। मैं अब दो वाक्यों में दो मुद्दे बहुत बड़े हैं लेकिन मैं थोड़े में कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को तो कम से कम उठाया है कई साल पहले। उन्होंने इसको नाम दिया सिंगल जनरेशन बेनिफिट प्रिंसिपल, कि जिनके लिए आरक्षण की नीति है तो अगर मेरे पिताजी को आरक्षण का फायदा हुआ है तो मुझे खुले संवर्ग में मुझे जो भी अपना गुणवत्ता दिखानी है दिखानी पड़ेगी। दूसरा था जो कि महाराष्ट्र में शाहू महाराज ने आरक्षण की नीति कोल्हापुर संस्थान में शुरू की, लेकिन उनके ओरिजिनल आदेश में ही है जो तत्व है रिजर्वेशन एट एंट्री पॉइंट, प्रमोशंस टू बी मेरिट बेस्ड, के मौका चाहिए, अपनी जो गुणवत्ता है उसका संगोपन कर लो तो ले लो, ये रिजर्वेशन रख लिया, लेकिन आने वाला प्रमोशन तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा परफॉर्मेंस उसी आधार पर होगी। मुझे लगता है और सारे भी मुद्दे हैं जिनमें इसकी तरफ है, हमको उत्तरों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। एक हमारा संविधान, देखिए दो बातें जान लें। पहली बात तो, और विष्णु जी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप टोक दीजिएगा। पहली बात तो आरक्षण एक फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार नहीं है, ना संविधान में है, और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। अगर कुछ फंडामेंटल राइट है तो बराबरी का, समानता का अधिकार है। SC/ST के लिए है, SC/ST कैटेगरी आरक्षण, इट इज फंडामेंटल राइट। कृष्ण जी, प्रोविजन है उनके लिए, प्रोविजन है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी 10 साल के लिए था। Reservations for SC/ST is in part 3 of the Constitution. यस, Yeah, therefore it is fundamental right. ओके। राइट टू इक्वालिटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ नेशन। एक धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। आप धर्म के आधार, मतलब आप इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को या किसी रिलीजन को आप आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन हमने इसको 2-3 चरणों में देखा। पहले हमने देखा कि आपने ज़्यादातर, आपको मालूम है कि शेख, सैयद, मिर्ज़ा, ऐसे 5-7% लोगों को छोड़ के हिंदुस्तान की 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे, अभी देखिए ममता बनर्जी ने 76 ओबीसी लिस्ट निकाली, उसमें 72 या 73 मुस्लिम कास्ट थी। कर्नाटक एक कदम और आगे गया, उसने कहा कर्नाटक में जितने मुसलमान रहते हैं सब ओबीसी। तो विष्णु सर, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो आप सीधे सीधे आप आरक्षण को ब्रीच कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बात पूछी है। और अगर कोई इंदिरा साहनी के केस का अध्ययन करेगा तो उस समय जो आर्टिकल 15 में शब्द मेंशन्ड है कि राज्य जो है या केंद्र जो है वो किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए कानून बना सकती है। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को निर्धारित करने के लिए ओबीसी कमीशन बनाया गया आर्टिकल 340 में। और जब उस ओबीसी कमीशन में जितने लोग थे जिनको उस समय कमीशन हुआ था, देखा गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उनको उस समय रिजर्वेशन की सूची में उनको जोड़ा गया। अब कालांतर में एक पॉलिटिकल फायदे के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह से सिचुएशन डेवलप हो गई है कि जैसे कि अभी आपने वेस्ट बंगाल की बात कही, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट दिया जा रहा है, उनकी जातियों को जोड़ा जा रहा है। अगर आप मंडल कमीशन के केस का अध्ययन करेंगे तो जो लोग टीवी में आके हम लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, अगर आप उस केस का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम समाज के अंदर कितनी जातियां हैं। मुस्लिम कायस्थ अलग अलग तरह से, ऐसे उनकी पूरी एक जातियों का विवरण मंडल कमीशन के केस में, इंदिरा साहनी के केस में मेंशन्ड है। कायस्तों को हिंदुओं में आरक्षण नहीं मिलता, कायस्तों को मुसलमानों में ओबीसी आरक्षण मिलता। जी, तो सर प्रयास तो पूरा किया था पर हुआ नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट जरूर दाखिल हुई थी, पर वो शरारती थी।
खारिज हो? तो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में ये जो हमने एक विंडो खोल दिया है ओबीसी आरक्षण का, और इस पे काफ़ी हद तक सुदर्शन चैनल ने एक यूपीएससी जिहाद के माध्यम से उन्होंने इस पे एक शो भी किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने रोक लगा दी और बाकी के 6 एपिसोड आ नहीं पाए। उसमें सबसे एक जो मूलभूत मुद्दा था वो ये था कि जो मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है उसके खिलाफ हमारा विरोध है और उसको पूर्णतः समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो जातियों में विश्वास ही नहीं करता है। तो अगर जातियों में विश्वास नहीं करता है तो इनको ओबीसी आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। तो ये बात वहीं पे दब गई, ये एक नेशनल फोरफ्रंट में आ नहीं पाई। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, और जिस तरह से आज वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आज आरक्षण दिया जा रहा है और लिस्ट बढ़ाई जा रही है ओबीसी की, हमने एक ऐसा विंडो ओपन कर दिया है कि कुछ समय में ये जो एक नैरेटिव है जिसकी जितनी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये नैरेटिव आप देखेंगे आगे आने वाले समय में उभरेगा। और इसीलिए मैं बात कह रहा हूं कि रिजर्वेशन पे जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी अजीत भारती भाई साहब ने कहा कि ये एक सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। बिल्कुल सही बात कही, पर आज हम लोगों को ये भी चर्चा करनी चाहिए, और मेरा ये आप लोगों से भी सवाल है कि इसका सल्यूशन क्या है। जो मैं समझता हूं, मैं अपनी बात रख देता हूं, उसके बाद आप लोग अपनी बात रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर ने भी कहा कि हमें उस ओर चलना पड़ेगा कि जहां पे हमें फंडामेंटल्स तय करने पड़ेंगे कि अगर एजुकेशन फंडामेंटल है, अगर हमें एजुकेशन देना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना है, तो एक समय सीमा के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। हमें एक ऐसी थीम के साथ आना पड़ेगा कि समाज का ये जो वर्ग है जो आज कट रहा है हमसे, जो आज कन्वर्ट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड पे आ रहा है, वो वापस मुख्य धारा में आए, और हम लोग कोई अपनी जो हम सबको आज पता है कि रिजर्वेशन का जो ब्रंट है वो फेस करना पड़ता है, पर उस डिबेट में कहीं ऐसा ना हो कि समाज का ये जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमसे कट जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे आके, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इसको सोशल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करें, इसके बारे में सोचना चाहिए।